नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन में PYQ क्वेश्चन सीरीज, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तो बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर आज के वीडियो के। पहला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में, यानी ईसा यानी जो ईसा मसीह है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में हुआ? तो यह जो है 11वीं शताब्दी में हुआ है। इसके बारे में पढ़ता है इसका विश्लेषण। अ, ईसा की 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले जैसे गाता या गाह कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अर्थात अपभ्रंश का लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग, यानी अपभ्रंश का लोक भाषा के लोक भाषा में प्रयोग होने लगा था। उत्तरकालीन अवस्था से माना, यानी ये उत्तरकालीन अवस्था में आता है। अभी यहाँ पर विद्यापति की यह रचना है कि पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो यह विद्यापति की है। इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, जो संस्कृत भाषा में रचित, यानी पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना और ये संस्कृत भाषा में रचित है। विद्यापति की अन्य रचना, यानी विद्यापति की यहाँ पर अन्य रचनाएं है शैव वर्चस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत इत्यादि। अभी यहाँ पर अवहट्ट भाषा की रचनाएं देखती विद्यापति की अवहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता, जो 13वीं शताब्दी में रचित है, तथा कीर्तिपत्रिका, यानी अवहट्ट भाषा में विद्यापति की रचना है कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका, यह 13वीं शताब्दी की रचना है। अभी विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित रचना पदावली, जो 1403 में रचित है, तथा गोरक्ष विजय जो है वह नाटक है। गोरक्ष विजय नाटक और पदावली, यह जो है मैथिली भाषा की रचना है विद्यापति की। अभी यहाँ पर आचार्य देवसेन के ग्रंथ है श्रावकाचार, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। यह जो है देवसेन की रचनाएं हैं। अभी यहाँ पर गोरखनाथ के ग्रंथ है, वह भी देखेंगे। गोरखनाथ, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना, यानी किस विद्वान ने या किस आलोचक ने गोरखनाथ के ग्रंथों को प्रमाणित माना है? तो पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। उसमें उसका संपादन जो है उन 14 ग्रंथों का गोरखबानी नाम से किया है। उनकी रचना है शब्द, पद, ईर्षा, दर्शन, प्राण संकली, नैरव्य बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा, अभय मात्रा, योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्रा, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, यह जो है गोरखनाथ की 14 वह प्रामाणिक रचना है, जो पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने मानी थी। और पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों का संपादन गोरखबानी नाम से किया है। अगला यहाँ पर ज्योतिषोर ठाकुर का ग्रंथ जो है वह है वर्ण रत्नाकर ज्योतिषोर ठाकुर का। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना, यानी जो देवसेन का जो ग्रंथ है श्रावकाचार, उसको डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। देवसेन के नए चक्र की लघु नए चक्र का नाम भी दिया जाता है, यानी देवसेन का जो नए चक्र है उसको लघु नए चक्र नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वतः अप्रामाणिक ग्रंथ मानने में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है। यहाँ पर किसने प्रामाणिक, किसने अर्ध प्रामाणिक या किसने अप्रामाणिक माना है, यह हम देखेंगे। जो है इसमें श्याम सुंदर दास, पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास जो है वह प्रामाणिक मानते हैं। पहले हम प्रामाणिक मानने, यानी पृथ्वीराज रासो
जो है वहाँ चंद बरदायनी लिखा हुआ है। तो इसको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान देखते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल डाट, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मनेरिया। यह जो विद्वान है, यह विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अभी अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान देखते हैं। इसमें एक मिनट, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में शाह रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कवि राज श्यामल दास, पंडित गौरी दत्त, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, बुल्लर, रामकुमार वर्मा और मुराददीन। सबसे प्रथम जो है पृथ्वीराज रासो को बुल्लर ने अप्रामाणिक माना। अभी इसके बाद अर्धो प्रामाणिक यानी कुछ थोड़ा सा भाग प्रामाणिक है और कुछ भाग प्रामाणिक नहीं है, ऐसे मानने वाले विद्वान देखते हैं। तो ऐसे मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल है, उसमें है अर्धो प्रामाणिक मानने वाले में मुनिजन विजय है, मोहन सिंह है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है और यहाँ पर अगरचंद नाहट है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और उसके बाद कर्नल डाट, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मनेरिया। और अर्धो प्रामाणिक मानने वालों में कौन कौन से हैं, तो अर्धो प्रामाणिक मानने वालों में है नहीं अप्रामाणिक मानने वालों में है रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्लर, रामकुमार वर्मा और मुराददीन। उसके बाद जो है वह है अर्धो प्रामाणिक, यानी पृथ्वीराज रासो को अर्धो प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मुनिजन विजय है, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी एवं अगरचंद, यह जो है इन्होंने अप्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात है जो कि नरोत्तम दास ने भी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है, लेकिन यह पूर्ण अप्रामाणिक माना है, यानी उसको प्रामाणिक नहीं माना। कि कौन सा निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो लिखा ग्रंथ जो है किसने सर्वतः अप्रामाणिक माना, तो वह नरोत्तम स्वामी ने लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकवास मोरी माल, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है। तो यहाँ के रचयिता जो है वह जो है यह आमिर खुसरो है। अभी यहाँ पर आमिर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल, यह आमिर खुसरो की पंक्ति है। बरनों में साहेब तुम्हारी चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना, यह धर्मदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मीरा की उपासना किस प्रकार की थी। तो मीरा की उपासना जो थी वह किस भाव की थी, तो वह माधुर्य भाव की थी मीरा की उपासना। यहाँ पर देखते हैं, हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्यधारा यानी हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवित्री जो थी वह मीराबाई थी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की प्रेम साधना शोकिया, यानी मीराबाई की जो प्रेम साधना थी वह शोकिया थी और प्रेम साधना थी, यानी शोकिया प्रेम साधना थी मीराबाई की। इन्हें हिंदी की आदि कवित्री माना जाता है, यानी हिंदी की आदि कवित्री कौन है, तो वह मीराबाई है। तथा इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, यानी मीराबाई की काव्य की भाषा जो है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं देखते हैं अभी यहाँ पर। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं है यहाँ पर गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नु रूसन, मीरा की गरीबी रुक्मिणी मंगल तथा मीराबाई का मलाल, यह जो है मीराबाई की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने सखियों में सद्दू करड़ी भाषा का प्रयोग
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय यानी सद्दुकड़ी भाषा यानी क्या, जो राजस्थानी पंजाबी मिली यानी राजस्थानी और पंजाबी भाषा का जो मेल है, या राजस्थानी मिश्रित पंजाबी भाषा जो है, या राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो भाषा बनती है उसको सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है यहाँ पर। और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। उसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डायरेक्टर कहा है, और बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है कबीर की भाषा को। एक बार फिर से पढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर की भाषा को। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। भाषा का डायरेक्टर कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है कबीर की भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है, यानी सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नाटक है या प्रेमाख्यान का नायक है सुजान कुमार। तो यह चित्रावली नामक जो ग्रंथ है, इस प्रेमाख्यान काव्य का नायक जो है वह है सुजान कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। चित्रावली 1613 में प्रकाशित है, ऊसमान द्वारा रचित है, यानी चित्रावली यह ऊसमान की रचना है और वह 1316 में रचित है, और इसकी यह अवधी भाषा में रचित है। दोहा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान कुमार तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। यह पूछा नहीं जाएगा, इतना आजकल नहीं पूछा जा रहा है, एक अलग ही आजकल का प्रश्न पत्र निकल रहा है। तो मधुमालती जो है वह मधुमालती का नायक जो है वह मधुमालती का नायक है। नायिका मधुमालती और नायक मनोहर तथा ऐसा ताराचंद भी है, प्रेमा ताराचंद। इंद्रावती की नायक है राजकुंवर और नायिका इंद्रावती है। हंस जवाहिर का नायिका हंस है और नायक जवाहिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ गदाधर भट्ट की है। इसकी देखते हैं, यहाँ पर और भी पंक्तियाँ हैं। सखी श्याम रंग रंगी, देखी विकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। यह गदाधर भट्ट की पंक्ति है। अगला है रहो कोहु कान मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम सरत करो तीन गियो। यह हित हरिवंश की पंक्ति है। मन मेरे परिस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल, कोमल वित्रिप ज्वाला हरण। यह मीराबाई की पंक्ति है। एक दिन बजाए बांशी हलिया होली हसिया जीवे जाए कहिए मोरे देखन आसिया। यह जीव गोस्वामी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीय सवय जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रांत समय निसी खोय, दुर्वा भाव दर्शात। इन दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन? तो यहाँ पर वह संधि का यहाँ पर नायिका के जो वह संधि भाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जगत जगायो जीवी, सकल सो हरि जाग्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए को आँख न देखी जाही। तो उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार दिया हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो वह प्रबंधकार के रूप में, यानी यह उत्कृष्ट प्रबंधकार के रूप में मैथिलीशरण गुप्त को पहचान जाता है। यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं देखते हैं। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित है। जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912,
झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, पंचवटी 1925, हिडिंबा, यह जो है यह सब कुछ गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन किस काव्य, यानी रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, और इन्होंने किस काव्य के बारे में, तो यह उर्वशी के बारे में कहा हुआ कथन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह दिनकर की यहाँ पर रचनाएं देखते हैं, अन्य रचनाएं दिनकर की देखते हैं यहाँ पर। तो दिनकर की अन्य रचनाओं में रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हरि को हरिनाम, धूप और कुआं 1951, नीम के पत्ते इतिहास के आंसू 1951 में प्रकाशित है। यह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यह पंक्ति आगे की किस पंक्ति की है, तो यह जो है हवाई अड्डे पर विदाई, इस काव्य पंक्ति की पंक्ति है आगे की। तो यहाँ पर आगे के कविता संग्रह देखते हैं। तो आगे के चर्चित कविता संग्रह जो 1961 में असाध्य विना कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, और उसके बाद जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा, यह जो है आगे की चर्चित कविताएं हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार, तो ठंडा लोहा जो है वह धर्मवीर भारती का है। ठंडा लोहा, यहाँ पर उसकी काव्य संग्रह देखते हैं। ठंडा लोहा 1952 काव्य संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि है। इनकी अन्य रचना, धर्मवीर भारती की अन्य रचना ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955 जो गीति नाट्य है, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल के कविता संग्रह देखते हैं। छवि के बंधन, जाते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। उसके बाद गिरजा कुमार माथुर के कवि संग्रह देखते हैं। मंजीरा 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की छाया 1975, अभी कुछ और साक्षी रहे, वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर, यह जो है यह गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और इसके बाद जो है वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना देखते हैं। कांट की घटियाँ, बांस का फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुनाओ नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, कुटियों पर टंगे लोग, यह जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में, तो यह देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है यह देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में गोपाल राय ने इसको प्रथम उपन्यास माना है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय समाज बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी गद्य का साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय कृत वामा, यानी वामा शिक्षक जो उपन्यास है वह ईश्वरी प्रसाद का है, 1872 में प्रकाशित है। तथा श्रद्धाराम फुलोरी कृत भाग्यवती 1877 का है। उपदेश प्रधान उपन्यास सामाजिक उपन्यास है यह भाग्यवती, यह उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है। जबकि इंशाअल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित, यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित, जो सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में और लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात करता है। अब प्रश्न देखते हैं।
कामकुंठा की कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो यह सूरजमुखी अंधेरी के उपन्यास में हुआ है। यहाँ पर देखते हैं सूरजमुखी अंधेरी के 1972 में प्रकाशित कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किया हुआ है। जिंदगीनामा 1979 यह भी कृष्णा सोबती का है और जिंदगीनामा उपन्यास में ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। अनित्य 1980 यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अनित्य 1980 में प्रकाशित मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इस उपन्यास में एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवाद व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। शेष यात्रा 1984 में उषा प्रियवदा का उपन्यास है और शेष यात्रा उपन्यास में नारी जीवन की त्रासदी स्थितियों का एक यथार्थ बयान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो यहाँ पर रक्षाबंधन यह जो नाटक है, यह नाटक हिंदू मुस्लिम एकता को प्रस्तापित यानी हिंदू मुस्लिम को एक धागे में पिरोने का काम करने वाला नाटक यहाँ पर रक्षाबंधन है, जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित नाटक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। रक्षाबंधन 1934 हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। नील देवी 1981 भारतेंदु का नाटक है। यह राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की स्थापना करता है। सागर विजय 1933 में प्रकाशित नाटक उदय शंकर भट्ट का है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली 1934 नाटक है और सिंदूर की होली नाटक 1934 में प्रकाशित है और यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक शेमीशोर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा है? तो यह है सत्य हरिश्चंद्र। वही भारतेंदु के यहाँ पर अन्य नाटक देखते हैं। वैदिक हिंसा न भूति 1873 यह एक प्रहसन है। विषय मौधम 1876 एक भान प्रकार का है। भान जो है एक पात्रीय नाटक रहता है तथा चंद्रावली 1876 यह एक नाटिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थोपदेशक के कितने प्रकार है? तो अर्थोपदेशक के 5 प्रकार होते हैं। वह 5 प्रकार कौन से हैं वह भी उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर वह 5 प्रकार है, विक्षिभम, प्रवेशक, चूलिका, अमुक या अंकान से और अंतिम है अंकावतार। यह दिया जाएगा प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंका से अंगावतार। यह किसके प्रकार है? तो यह जो है सूचकता वस्तु साधनों अर्थोपदेशक के प्रकार या भेद है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? तो यहाँ पर कल्चर एंड अनार्की यह जो है मैथ्यू आर्नल्ड की रचना नहीं है। यहाँ पर इनकी रचनाएं देखते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की। द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट का नाटक है। द कॉकटेल पार्टी यह टी.एस. इलियट का नाटक है। इनके द्वारा रचित यानी टी.एस. इलियट के अन्य ग्रंथ है द सेक्रेटहुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथेन एमेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एजेस 1934, एजेस एंड मॉडर्न 1936, नॉलेज एंड एम्पिरियंस, ज़बानी कल्चर एंड अनार्की 1969, लिटरेचर एंड ड्रामा 1973, एजेम ऑन चर्च एंड ट्रेस्ट द फैंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रोजेक्ट टाइम यह 1877 में प्रकाशित है। और उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम पहचाना है। यहाँ पर कृतिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कृति पताका
यह क्रम राम वृक्ष बेनीपुरी ने बताया है। कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। तो रचनाकार के अनुसार या रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम में चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारी दास। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनका समय देखते हैं। चिंतामणि का समय जो है वह है 1609 और इसका जीवन काल 1685 तक है। उसके बाद महाराज जसवंत सिंह का समय 1628 से 1688 तक है। देव का समय 1673 से 1767 तक है। भिखारी दास का समय 1725 से लेकर 1760 यह कविता काल के है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। तो श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम में एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत प्रतीक, सांदे आटन। अगला प्रश्न है, इसका यह देखते हैं हम थोड़ा सा। श्रीधर पाठक की रचनाओं का कालक्रम के अनुसार अनुक्रम यानी मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1989, गुणवंत हेमंत 1908, शांत प्रतीक 1902, ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा धनविजय सांदे अटल 1918, भारत गीत 1928। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी एवं ख्याल शैली में, यानी श्रीधर पाठक की कौन सी रचना जो है लावनी एवं ख्याल शैली में लिखी है, तो वह है एकांतवासी योगी। शांत प्रतीक की रचना रोला छंद में की है, यानी शांत प्रतीक की रचना श्रीधर पाठक ने रोला छंद में की है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी निराला की रचनाओं का सही क्रम। तो यहाँ पर गीतिका, अनिमा, अर्चना और आराधना यह क्रम सही है। फिर भी हम इसके रचनाओं का कालक्रम देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाओं का अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1933, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांदे काकली 1969। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही क्रम। तो हिंदी नाटकों का सही क्रम में आंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख और कोर्ट मार्शल। इसका प्रकाशन देखते हैं। आंधा कुआं नाटक जो है वह 1955 में प्रकाशित है और यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। बकरी 1974 में, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक तारे की आंख 1980 में प्रकाशित मणि मधुकर का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित स्वदेश दीपक का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो रचनाकारों का सही अनुक्रम में है यहाँ पर रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती एवं परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन एवं इसके रचनाकार देखते हैं। रानी केतकी की कहानी जो 1798 से लेकर 1803 के बीच में इंशाअल्लाह खान ने लिखी, यह कहानी विदा की रचना है। वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है और यह उपन्यास विदा का है। भाग्यवती 1877 श्रीधरराम फुलोरी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास का है और यह उपन्यास है। परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम में हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरी साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। इसके रचनाकार एवं इसके समय देखते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह 1954 में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृति है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 मुक्तिबोध की है। अधूरी साक्षात्कार 1967 नैमी चंद्र जैन की है और वाद विवाद संवाद 1979 नाम और सिंह की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापार अनुक्रम, यानी पाश्चात्य साहित्यकारों का या पाश्चात्य चिंतकों का
सही अनुक्रम पहचानना है। तो इसमें है अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट। इसका समय देखते हैं। तो अरस्तु का समय है 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व का समय है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का समय 1772 से 1834 माना जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड का समय जो है वह 1822 से 1888 और टी.एस. इलियट का समय 1888 से 1965। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार गद्य प्रवृत्तियों का सही क्रम। तो भरत मुनि ने गद्य प्रवृत्तियों का क्रम जो है भारती, सांतवती, कौशली और आर्भटी। इसके यहाँ पर देखते हैं, यही है भारती, सांतवती, कौशिकी और आर्भटी। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम। तो हिंदी आलोचकों के सही क्रम में यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, राम कुमार, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। इसका काल, रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वह 1884 में होता है और मृत्यु 1941 में होती है। नंद दुलारी वाजपेयी का जन्म 1906 में और मृत्यु 1968 में होती है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 और मृत्यु 2000 में। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में और मृत्यु 2000 में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कीजिए यह प्रश्न। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करेंगे। तो यहाँ पर है देखो, हो सब कबही केर पछी लगा। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति कबीरदास की है। उसके बाद है, कबीरदास की नहीं, यह जायसी की पंक्ति है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित योग एक नहीं मोरे, यह जो है तुलसीदास की है। उसके बाद प्रभु जी हाँ पतित की टीको, यह जो है यह सूरदास की है। प्रभु जी हाँ चंदी की टीको, यह सूरदास की है। अब तो आज पा जपू मन मेरे, सूर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व जाके चेरे, यह पंक्ति जो है यह पंक्ति मलुकदास की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो रचनाकारों को रचनाकार के साथ सुमिलित करेंगे रचना को। तो यहाँ पर है देखो, राउल वेल किसकी है? तो राउल वेल जो है वह रोड कवि की है। राउल वेल रोड कवि की है। खुमान रासो किसका ग्रंथ है? तो खुमान रासो यहाँ पर दलपति विजय की रचना है। चंदन बाला रास ग्रंथ किसका है? तो चंदन बाला रास जो है वह आशुक की रचना है। आशुक की रचना है चंदन बाला रास। और योगचर्या जो है वह है और डोम्बी पाका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी कौन सी रचना किस कवि की है वह पहचानना है। तो यहाँ पर देखो, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और गया प्रसाद शुक्ल सनई। तो यहाँ पर जो है पहले कविता पढ़ते हैं। यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय है। उसके बाद है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति कौन सी है? तो वह विप्लव गायन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है वह है राखी की चुनौती। उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल सनई की कृति है वह है राष्ट्रीय तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ, यानी कौन सी पंक्ति कौन से किसकी है यह पहचानना है और इसको हम पहचानेंगे। यहाँ पर पहचानेंगे सबसे प्रथम, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया। यह जो है असाध्य वीणा की है और यह असाध्य वीणा में यह पंक्ति जो है यह पंक्ति प्रियवत द्वारा कही गई है और यह आगे द्वारा लिखित रचना है। अगला देखते हैं। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में पता,
पता नहीं जाने कहाँ वह है, यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। उसके बाद एक एक तत्व है, बीज रूप स्थित मन में साहस, मैं स्वतंत्रता में नूतन सर्जन, यह धर्मवीर भारती की है। उसके बाद देखते हैं मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोलेंगे, यह दिनकर की पंक्ति है। उसके बाद बीते बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात, यह शमशेर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ, तो यहाँ पर रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। और यह जो है यहाँ पर देखेंगे मधुलिका जो रचना है 1938 में रामेश्वर शुक्ला आंचल की है। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा की है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की है। कठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन का है। मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ, यानी कौन सा उपन्यास किस विषय पर लिखा हुआ है, इसके साथ ये करना है, सुमिलित करना है। तो अपना मोर्चा उपन्यास 1972 में प्रकाशित काशीनाथ सिंह का है और ये छात्र आंदोलन के आधार पर लिखा हुआ है। मुझे चांद चाहिए 1993 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और इसमें रंगमंच और सिनेमा संसार का चित्रण किया हुआ है। दिलो दानिश यह 1993 में प्रकाशित दिलो दानिश ने ही लिखा हुआ दिलो दानिश उपन्यास है और उपन्यासकार दिलो दानिश ही है। यह मुस्लिम संस्कृति को रेखांकित करता है। दिलो दानिश उपन्यास अनाम दास का पोता जो 1976 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और यह औपनिवेशिक आख्यान है। और तमस उपन्यास 1973 भीष्म साहनी का सांप्रदायिक संघर्ष को या विभाजन के संघर्ष को उजागर करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखते हैं सबसे प्रथम तो यहाँ पर है देखो मल्लिका मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन की पात्रा है। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर एक आसान ट्रिक बताऊंगा आपको। आपको समझो नहीं पता नहीं है मालविका किस रचना की पात्रा है पता नहीं, वेणुगुति किसकी पात्रा नहीं, देवयानी किसकी पात्रा है मुझे हमें पता नहीं, लेकिन मल्लिका हमें पता है कि आषाढ़ का एक दिन की पात्रा है। तो यहाँ पर बी का 5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी का 5, तो बी का 5 यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर ऐसे हम करके कोई एक पर्याय पता है तो सुमिलित करने में हम ऐसे करके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए का क्या होगा 3, तो ए का मालविका कहाँ की है, तो मालविका चंद्रगुप्त की है। उसके बाद मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की है और उसके बाद वेणुरति यह सूर्यमुख की पात्रा है। उसके बाद देवयानी जो है वह देहांतर की पात्रा है। ऐसे एक ऑप्शन पता है तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि बाकी के कहाँ के होंगे। यहाँ पर हम इसका प्रकाशन वर्ष वो देखेंगे। उसके बाद अन्य पात्र भी सूरजमुखी 1938 में प्रकाशित नाटक है और यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक वेणुरति पात्र है। उसके बाद देहांतर 1987 में प्रकाशित आचार्य नंद किशोर का नाटक है और इसके पात्र जो देहांतर के नाटक के पात्र है देवयानी, ययाति और शर्मिष्ठा है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का है। इसके प्रमुख पात्र है मालविका, कल्याणी, सुहासिनी और कार्नेलिया, यह स्त्री पात्र है। अभी मोहन राकेश का नाटक है यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में प्रकाशित है, मोहन राकेश द्वारा। इसके पात्र देखते हैं आषाढ़ का एक दिन के। मल्लिका अंबिका, मल्लिका जो है अंबिका की पुत्री है, अंबिका मल्लिका की माँ है। कालिदास मातुल और विलोम दंतुल है। कालिदास जो है मल्लिका से प्रेम करता है और बाद में वह कश्मीर का राजा बनता है और फिर वह लौट कर आता है। उसको उज्जैनी से पुरस्कृत किया जाता है, उसको राजकवि की गद्दी मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुमिलित कीजिए है। यहाँ पर निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके यानी आलोचना ग्रंथों को आलोचना ग्रंथकार के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर साहित्य क्यों यह आलोचना ग्रंथ 1928 में प्रकाशित विजय देवनारायण साई का है। भाषा और संवेदना 1964 में प्रकाशित राम स्वरूप चतुर्वेदी का है।
लोकवादी तुलसीदास 1974, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और कविता की तीसरी आग 1980 में प्रकाशित प्रभाकर श्रोत्रिय का है। नई कविता शक्ति और सीमा, यह जगदीश गुप्त का आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करेंगे। तो यहाँ पर रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रसमीमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976, यह रामविलास शर्मा का है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 नंद दुलारी वाजपेयी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करेंगे, यानी कौन सी उक्ति किसकी है। तो शब्दार्थो संयुक्तो कायम, यह भामह की उक्ति है। काव्य रसात्मक काव्यम, यह विश्वनाथ की उक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंडित राज जगन्नाथ की है। और तद्दशो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्लापी, यह मम्मट की है। शब्दार्थो संवितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह कुंतक की उक्ति है। यहाँ पर स्थापना और तर्क के प्रश्न हैं, तो स्थापना और तर्क में देखेंगे हम। रीतिकाल में जनसाधारण की जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था, यह बिल्कुल गलत है। श्रृंगार से ओतप्रोत नहीं था। तर्क देखते हैं, तर्क क्या है। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाए, यह बिल्कुल सही है। अगला वाक्य देखते हैं। साहित्य एवं कलाएं हितों एवं प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है, यह बिल्कुल गलत है। तर्क क्या कहता है। चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबिद्ध है, यह भी गलत है। यानी यहाँ पर दोनों कथन गलत है। अगला देखते हैं, बिंब अति इंद्रिय होते हैं। यहाँ पर यह जो है गलत है, बिंब अति इंद्रिय नहीं होते। तो तर्क क्या कहता है, क्योंकि उनमें इंद्रियकता का होना अनिवार्य है, यह भी सही है। इंद्रियकता का होना अनिवार्य है बिंब में, यह सही है। अगला कथन देखते हैं। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, यह गलत है। यहाँ पर तर्क देखते हैं। इसलिए साहित्य में अनेक लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं होता, यह जो है यह भी गलत है। अगला देखते हैं। रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं, यह जो है यह सही है। रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं, यह बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि वह तो विभावादी समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है वह है अनुच्छेद है, परिच्छेद है और उसके अंतर्गत के प्रश्न हैं। यह जो है यह हम यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।